स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग 9th क्लास का इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे निर्धनता एक चुनौती। तो मैं इस पार्ट को 3 भाग में बांट दी हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 और आज पार्ट 3 वीडियो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा था और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी था। और दूसरी बात, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को इस सुविधा के लिए इसको 3 भागों में बांट दी हूँ। तो निर्धनता क्या है ये तो आप लोग समझ गए कि निर्धन यानी गरीब उसे कहा जाता है जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, रोटी कपड़ा मकान को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अब इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। निर्धनता निरोधी उपाय, निर्धनता को कैसे दूर किया जाए इसको भी मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मैं सिर्फ मुख्य पॉइंट बता दे रही हूँ आप लोग को। आर्थिक विकास में वृद्धि करके, जनसंख्या पर रोक लगा के, नियंत्रण करके और अत्यधिक रोजगार के अवसर के द्वारा और भूमि सुधार के द्वारा। फिर हम लोग पढ़े कि सरकार क्या क्या योजनाएं ला रही है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम जो 2005 में लागू हुआ था, जिसको मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या था, इसमें था कि नरेगा को कब शुरू किया गया था, 2005 में जारी किया गया था। इसकी मुख्य विशेषता थी पहला था 200 जिलों में प्रत्येक वर्ष गृहस्थ को 100 दिन के रोजगार का आश्वासन प्रदान करना था। बाद में यह योजना जो है 600 जिलों में कर दी गई। प्रारंभ में 200 जिलों में ही यह योजना लागू की गई थी, बाद में इसकी सफलता को देखते हुए 600 जिलों में इसे लागू कर दिया गया। और 1/3 आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए कर दिया गया, यानी कि महिलाओं को 1/3 रोजगार दिया जाएगा मनरेगा में। फिर केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन कोष का निर्माण करेगी। यदि कोई व्यक्ति को 50 दिन के भीतर कार्य प्रदान नहीं किया जाता है तो प्रतिदिन रोजगार भत्ता दिया जाएगा। प्रतिदिन के हिसाब से जोड़कर उसे रोजगार भत्ता दिया जाएगा। तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसमें बहुत सारी योजनाएं थी जो हम पिछले वीडियो में बताए हैं, जैसे कि स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार, प्रधानमंत्री ग्रामोदय रोजगार, अंत्योदय योजना रोजगार। अब हम लोग पढ़ेंगे भावी चुनौतियां क्या है। आने वाली चुनौतियां हमारे सामने यानी हमारे देश के सामने क्या क्या हो सकती है अगर गरीबी का अनुपात इसी तरह से रहा, रोजगार सभी को नहीं मिल पाया, तो आने वाले समय में क्या होगा। तो जैसा कि अभी तो सबसे बड़ी समस्या कोरोना के कारण भी बच्चों बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई है। हमारा देश और भी 20 वर्ष पीछे चला गया है, तो इसमें भी और भी नौकरियां जाने की संभावना है। तो ये जो है, इससे क्या होगा, और भी ज़्यादा गरीबी देश में उत्पन्न होगी और बहुत सारी समस्याएं हमारे देश के सामने आ सकती है। ये तो तत्काल कारण है। और किताब में हम लोग देखते हैं कि भावी चुनौतियां क्या है। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है। बहुत सारी योजनाओं के कारण निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन ये जो महामारी जो आई है इसके कारण और भी समस्या जो है वो विकट हो सकती है। लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती। उन्मूलन मतलब बताएं, दूर करना, गरीबी को दूर करना, मिटाना, हटाना। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। सभी राज्यों में, जैसा कि हम लोग ग्राफ के द्वारा भी देखें कि निर्धनता जो है वो अलग अलग है। जैसे कि उड़ीसा में
निर्धनता ज़्यादा है, बिहार में है, जम्मू कश्मीर में है, और कुछ राज्य हमारे ऐसे हैं जो अनाज के बल पर अधिक अनाज उपजाकर हरित क्रांति के द्वारा या श्वेत क्रांति के द्वारा निर्धनता में कमी लाने की कोशिश की गई है। जैसे कि हरियाणा, पंजाब में हरित क्रांति, राजस्थान तरफ है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति कहते हैं बच्चों दुग्ध और दूध से उत्पादित वस्तुओं को। और इन सब में सबसे बड़ा योगदान था किनका? श्री लाल बहादुर शास्त्री का, क्योंकि उन्होंने आज़ादी के बाद कहा था कि जब तक हमारा देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक हमारे देश की उन्नति होना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने किसानों से आग्रह किया था और एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और बहुत सारे क्रांति लाके, जैसे कि बताए, हरित क्रांति के द्वारा, श्वेत क्रांति के द्वारा उन्होंने गरीबी को दूर करने का उपाय किए थे। तो अभी भी बहुत सारे चीज़ों में सुधार करना है, बहुत सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है, तभी हमारा देश जो है वो निर्धनता पर अंकुश लगा पाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है, अलग अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो अमीर हैं, जो धनी हैं, जिनके पास अधिक ज़मीन जायदाद है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल ही ज़मीन नहीं है, भूमिहीन किसान हैं। तो असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित है, जैसे पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ और महिलाएं और वृद्ध और लड़कियाँ। ये लोग जो हैं वो अधिक अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन यानी दूर करने के उपाय में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर देकर, जनसंख्या विकास में गिरावट करके, जनसंख्या में कमी ला करके, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है या घर है या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है? तो जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, अपने भोजन जुटाने में सक्षम नहीं होंगे, उनके पास अपना घर नहीं होगा और स्वास्थ्य सेवाएं उनको उपलब्ध नहीं होगी, तब तक हमारा देश का विकास होना और गरीबी को दूर करना बहुत ही मुश्किल है। या रोजगार की सुरक्षा देना होगा सरकार को, या आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा करना होगा। क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? और जाति और लिंग का भेदभाव भी है, महिलाओं के प्रति उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। जाति यानी कि पिछड़ी जातियों का शोषण जो होता है, वो भेदभाव को भी मिटाना होगा। और बाल श्रम की प्रथा, अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं 14 वर्ष से नीचे के बच्चे अभी भी स्कूल से वंचित हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, होटलों और ढाबों पर काम करते हैं या किसी फैक्ट्री में भी काम करते हैं। हालांकि इसके लिए नियम बना है, बाल श्रम के लिए नियम बना है कि अगर छोटे बच्चों से कोई काम लेते हुए अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिर भी ये बाल शोषण जो है वो बाल श्रमिक का काम और बाल शोषण नहीं रुक पा रहा है। अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने से वंचित हैं। तो
बालकों को 14 वर्ष से नीचे के बालकों को स्कूल तक पहुंचाना सभी भारतीयों का कर्तव्य होना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे योजनाएं भी चलाई गई है। स्कूल चलो अभियान चलाया गया, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चे स्कूल में ही रहे, स्कूल से ना भागे। पहले क्या होता था, पहले छोटे बच्चे जो होते थे, मजदूर घर के बच्चे, वो जब स्कूल में टिफ़िन टाइम होता था तो घर चले जाते थे और घर में खाना खाने के बाद वो स्कूल लौटते ही नहीं थे। और बहुत सारे बच्चों के घरों में तो खाना भी उपलब्ध नहीं होता था, तो वो लोग फिर से स्कूल दोबारा नहीं आते थे। तो इसके लिए सरकार क्या की है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है स्कूलों में, ताकि बच्चे खाना खाने के लिए घर ना जाए, स्कूल में ही उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। और इससे लाभान्वित होकर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल भी आएंगे। या जिनके माता पिता डेली मजदूरी का काम करते हैं, तो क्या होता था कि छोटे जो उनके भाई बहन होते थे, उन्हें संभालने के लिए बड़े बच्चों को घर में रख दिया जाता था, उन्हें स्कूल भेजा नहीं जाता था। तो अब क्या किया जा रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है जगह जगह, ताकि जो महिलाएं काम पे जाती हैं वे अपने छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में रखें और बड़े बच्चों को स्कूल भेजें। समझ में आ गया होगा बच्चों की गरीबी को दूर करने के लिए हमारे देश में विश्वव्यापी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है, ये बदलते रहती है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे, सभी को स्वास्थ्य सेवा दे सकेंगे, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक यानी कि लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष वाला जो भेदभाव है उसको मिटाकर समता तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। ये और भी बड़े काम हैं। तो हम लोग देखे रहे हैं कि भावी चुनौतियां क्या क्या है वो देखें, और इसको दूर करने के उपाय को भी हम लोगों ने देखा कि सरकार किस तरह से योजनाएं चलाकर गरीबी को दूर करने का उपाय कर रही है। तो इसमें आम लोगों को भी सहयोग करना बहुत आवश्यक है। इस अध्याय में हम लोग देखें कि निर्धनता के अनेक आयाम हैं, कैसे निर्धनों में भी जो निर्धन है उनके बारे में जाने, और निर्धनता रेखा का मानक क्या है, जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान, यानी कि जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं वो निर्धनों में भी निर्धन है। और कौन है, पिछड़ी जनजाति, पिछड़ी जातियाँ और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ, ये लोग क्या हैं, निर्धनों में भी निर्धन है। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप लोग पाठ को समझ गए होंगे, और मैं बाद में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चे। लाइक करने से हमें पता चलता है कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले